हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसिड क्लासेस। आई होप आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पर डे की इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। साथ साथ में इससे जोड़कर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं, उन सभी बातों को हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, अगर आपने नहीं देखी है चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, पूरी प्लेलिस्ट देखना, क्योंकि सारे सवाल जो भी हम डिस्कस करते हैं बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। और इस वीडियो को भी एंड तक देखना, क्योंकि चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे सवाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं। और इसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जिनसे डायरेक्टली प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं आपको डिटेल के साथ पूरे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कौन-कौन से टॉपिक से जो है एग्जैक्ट टॉपिक से जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो, चाहे वो ईपीएफओ का पेपर हो। ठीक है, तो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो सबसे पहले अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मिल जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में। जितने ये पीडीएफ होंगे सब इसी पे अवेलेबल है। और आगे जितनी भी हम लोग स्टैटिक पार्ट की जो भी वीडियोस लेके आएँगे, उन सभी की पीडीएफ और नोट्स इसी पे अवेलेबल होंगे। तो चैनल को जॉइन कर लेना एसिड क्लासेस के नाम से, जिससे आपको सारी पीडीएफ जो है टाइम पे मिल सकें। अब समझते हैं कौन सा टॉपिक जो हमको डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि चाबहार पोर्ट इज़ लोकेटेड इन व्हिच कंट्री, यानी कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो बात ये है कि ये जो पोर्ट है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है जानने के लिए, क्योंकि इसकी ना स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है भारत के लिए। लेकिन बात ये हुई है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अगर हम देखें, तो पिछले कुछ दिनों से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है। भारत पर जो है उसने कई तरीके से जो है सैंक्शन लगाने की धमकी दी है। सबसे पहले उसने बोला कि अगर आप रशिया का क्रूड ऑयल लेना बंद नहीं करेंगे, तो आप पर 500% जो है वो टैरिफ यूएस जो है लगा देगा। उसके बाद क्या बोला, अब ये बोल रहा है कि ईरान से कोई भी अगर आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रखते हैं, तो आप पर टैरिफ लगा देंगे, सैंक्शन बढ़ा दिए जाएँगे। तो इस तरीके से जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी शक्तियों का जो दुरुपयोग करते हुए भारत को जो है थोड़ा प्रेशराइज़ करने की बात कर रहा है। सबसे पहले उसने रशिया के पॉइंट पे जो है वो भारत को घेरने का कोशिश करी है। अब यहाँ पर ईरान के पॉइंट पे जो है वो भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। तो इसी में जो है यहाँ पर चाबहार बंदरगाह आपके लिए जानना ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि भारत को ऐसा बोला गया है कि चाबहार बंदरगाह से अपनी एक्टिविटी को ख़त्म करने की बात की गई है। हालाँकि बात ये है कि अभी तक कुछ भी क्लियर एविडेंस हमारे सामने नहीं है, ये एक अफ़वाहें सामने आ रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी क्लियर किया है कि इस तरीके से कोई भी बात जो बोली जा रही है, कि जिस तरीके से बोला जा रहा है कि भारत जो है चाबहार फोर्ट से जो है अपनी प्रेज़ेंस को हटा रहा है, इस तरीके से अभी कोई भी क्लियर कट हमारे पास इन्फॉर्मेशन है नहीं। जब तक जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स खुद आके ये अनाउंस ना कर दे कि हाँ, हम अपनी एक्टिविटीज़ को चाबहार पोर्ट से कम कर दी है या फिर खत्म कर दी है, तब तक हमको किसी भी डिसीजन पे आना नहीं है। बट उन्होंने ये क्लियर ज़रूर किया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने जो है इस तरीके से सैंक्शन लगाने की बात की है। उनसे जो है अभी हमारी चर्चा चल रही है, डिस्कशन होगा, उसके बाद किसी भी डिसीजन पे आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है चाबहार बंदरगाह थोड़ा-सा जानते हैं कि ये बेसिकली है कौन-सी कंट्री में, तो ये है ईरान में, ठीक है? जो बेसिकली जो ईरान का एकमात्र जो है ये डीप सी पोर्ट है, यानी कि गहरे पानी का ये एकमात्र बंदरगाह माना जाता है ईरान के लिए, ठीक है? और ये भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आगे समझते हैं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट रखता है ये। तो यहाँ पर देखो बात ये है कि जिस तरीके से हमने चर्चा करी कि यूएस के द्वारा इस तरीके से जो है वो सैंक्शन लगाने की बात की है कि अगर आप वर्क जो है कंटिन्यू करते हैं चाबहार पोर्ट पे, ठीक है? हालाँकि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने इस तरीके से जो है किसी भी बात को मानने से मना किया है। बोल रहे हैं कि इस तरीके से कोई भी प्रेशर हमारे ऊपर अभी नहीं आया है। हाँ, बात चल रही है डोनाल्ड ट्रंप से कि किस तरीके से जो है वो सैंक्शन को थोड़ा कम किया जाए, तो जिससे भी स्मूथ जो वर्क ट्रांज़िशन है वो हो सके, ठीक है? तो इसीलिए जो है किसी भी डिसीज़न पे आना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। तो थोड़ा-सा जानते हैं कि ये चाबहार पोर्ट बेसिकली है क्या और ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो बात ये है कि ये ईरान में जो है स्थित है, ठीक है? सबसे पहले तो ये जान लो कि ईरान में जो है ये लोकेटेड है, क्योंकि जीएस के अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं, तो इससे आपको सवाल देखने को मिलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि 2017 का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर था, उसमें एग्ज़ैक्ट चाबहार पोर्ट से क्वेश्चन आया है, ठीक है? आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से चाबहार पोर्ट की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की यहाँ पर बात की गई है भारत के लिए। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो फिर से हाइलाइटेड है। ये 2017 का क्वेश्चन था, लेकिन अब 2026 चल रहा है। हो सकता है आपसे किसी और तरीके से चाबहार पोर्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा जानना। जैसा कि हमने बात करी कि ईरान में ये स्थित है, और ईरान में भी कहाँ पर, तो ईरान का सिस्तान और बलूचिस्तान जो प्रोविंस है ना, वहाँ पर जो है इसको देखा जा सकता है। और ये बेसिकली जो है गल्फ ऑफ ओमान में स्थित है। जैसा कि हमने बात करी कि ईरान का जो इकलौता डीप सी पोर्ट है, ठीक है? अब ये बेसिकली जो है डायरेक्टली कनेक्ट करता है इंडियन ओशन को, ठीक है? यहाँ पर आप मैप में देख रहे होंगे, ये हमारा प्यारा भारत हो गया और ये है ईरान। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये चाबहार पोर्ट है, ठीक है? जैसा कि हमने बात करी कि किस तरीके से यहाँ पर जो डायरेक्टली जो है इसको इंडियन ओशन में कनेक्ट करते हुए दिख रहा है ये। यहाँ पर आप देख लेंगे अरेबियन सी है, ठीक है? यहाँ पर आपको ईरान देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो इसलिए आप थोड़ा-सा देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर जो है भारत और
जो ईरान के बीच में ये चाबहार पोर्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है भारत के लिए। और बेसिकली यहाँ पर ना 2 टर्मिनल हैं चाबहार पोर्ट में, ठीक है? कौन-कौन से हैं तो याद कर लो, शाहिद बहिश्ती और शाहिद कलांतारी, ठीक है? ये 2 जो हैं यहाँ पर टर्मिनल देखे जाते हैं। और ये पोर्ट जो बेसिकली जो है, ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के रूप में प्रपोज किया गया है, ठीक है? अब ये बेसिकली क्या है, तो ये जो है एक 7,200 किलोमीटर का एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर है, जो कि इंडिया को रशिया और यूरोप से जो है कनेक्ट करता है ईरान के थ्रू और कैस्पियन सी के थ्रू, ठीक है? यानी कि अगर आप यहाँ पर चाबहार पोर्ट की स्थिति को देखेंगे, ठीक है? यहाँ पर अगर आप चाबहार पोर्ट की स्थिति को देख रहे हैं, तो किस तरीके से कैस्पियन सी से होते हुए सीधे रशिया को डायरेक्टली जो है कॉन्टैक्ट कर सकता है भारत, और आगे जो है यूरोपियन कंट्रीज़ को भी जो है ये कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसके अलावा जो है यहाँ से जो है अफ़गानिस्तान में भी अपनी प्रेज़ेंस को दिखा सकता है। इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाएगी कि भारत अगर चाबहार पोर्ट का यूज़ करता है, तो भारत को अफ़गानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान से किसी भी तरीके की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान से उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा। इसीलिए जो है ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट था। इससे क्या होगा, सेंट्रल एशिया में भी भारत की पकड़ मजबूत होती, इंडियन ओशन में भी भारत की पकड़ मजबूत होती, और चाइना को भी जो है भारत टैकल कर सकता था। अब कैसे चाइना को टैकल कर सकता था? तो बात ये है कि ये है ग्वादर पोर्ट, यहाँ पर जो है चाइनीज़ प्रेज़ेंस आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है चाबहार पोर्ट। तो इतनी कम दूरी से जो है भारत आसानी से जो है चाइना पे नज़र रख सकता था। देखिए, इस तरीके की जो भी न्यूज़ निकल के आ रही है वो थोड़ा-सा दुखद है, क्योंकि इस तरीके से अगर हम जियोपॉलिटिक्स को समझें, किस तरीके से जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है भारत के लिए चाबहार पोर्ट। तो इस तरीके से चाबहार पोर्ट का भारत के हाथों से जाना थोड़ा-सा हमारे लिए एक सेटबैक बन सकता है, और जिस तरीके से हम लोग इंडियन ओशन को जो प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, उसमें थोड़ी-सी भारत को कठिनाई आ सकती है, ठीक है? तो ये सारी बातें जो हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है, द फिंके रिवर रिकॉग्नाइज्ड एज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर इज़ लोकेटेड इन व्हिच कंट्री? यानी कि विश्व की सबसे प्राचीन प्रवाहमान नदी के रूप में पहचानी गई फिंके नदी किस देश में स्थित है? बेसिकली अभी एक स्टडी हुई, एक जो है वो रिसर्च किया गया, उसमें देखा गया कि जो ऑस्ट्रेलिया की एक फिंके नदी है, ठीक है? ये जो है ओल्डेस्ट नदी मानी जा रही है, जो कि फ्लोइंग रिवर के रूप में जानी जा रही है, ठीक है? यानी कि बहती हुई सबसे पुरानी नदी के रूप में ये इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है, ठीक है? थोड़ा-सा जानते हैं इसके बारे में। तो बात ये हुई कि जियोलॉजिकल स्टडी हुई है, इसमें ये बोला गया है कि ऑस्ट्रेलिया की जो फिंके नदी है ना, वो बेसिकली वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कंटीन्यूअसली सर्वाइविंग रिवर सिस्टम के रूप में जानी जा रही है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं, तो 300 से 400 मिलियन ईयर पुरानी ये नदी मानी जा रही है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट होगा। एंशिएंट ओरिजिन और इसके लोकेशन की बात करते हैं, तो ये बेसिकली जो है लारा पिंटा के नाम से भी जानी जाती है। जो वहाँ के जो लोकल इंडिजिनस पीपल है ना, उनके द्वारा जो है ये लारा पिंटा के नाम से भी जानी जाती है। और इसके अलावा ऐसा बोला जा रहा है कि जो डायनासोर थे ना, उनके आने से भी पहले ये बह रही थी, ठीक है? यानी कि डायनासोर आके खत्म हो गए, और उससे पहले तक जो है ये नदी देखने को मिल रही थी, ठीक है? इसकी लेंथ की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 640 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी पूरी लंबाई है। और तो अगले सवाल की, तो अगला सवाल है कि हू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज़ द विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बात ये हुई है कि रिसेंटली हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को जो है वो अपॉइंट किया है। अब यहाँ पर विजिलेंस कमिश्नर की बात कर रहे हैं, तो इसका काम क्या होता है? तो ये बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ होती हैं, उसमें जो है करप्शन की जो है जाँच करता है। उनके भीतर ट्रांसपेरेंसी बनाने की बात करता है, कि किस तरीके से जो करप्शन ना हो, एक अच्छे तरीके से काम हो, ठीक है? जिससे कि जो है ट्रांसपेरेंसी बने, अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, जिससे कि जो है इन सेंट्रल बॉडीज़ पे जो है वो जनता का भरोसा ना टूटे। तो इन सारी चीज़ों को ये मैनेज करने का काम करता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि हमारे देश के राष्ट्रपति ने सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट किया है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्रवीण वशिष्ठ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। देखते हैं थोड़ा डिटेल में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, इंपॉर्टेंट आपके लिए अपॉइंटमेंट भी हो सकता है। पॉलिटी का अगर हम स्टैटिक पार्ट की बात करते हैं, तो आपको डायरेक्टली जो है इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके ऑर्गेनाइजेशन से देखने को मिल सकते हैं, इनके अपॉइंटमेंट से संबंधित देखने को मिल सकते हैं, और इसके काम से संबंधित भी आपको देखने को मिल सकते हैं इस कमीशन के। ये किस तरीके से कमीशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर बेसिकली बात यही है कि हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने प्रवीण वशिष्ठ जी को अभी विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया है, और ये बेसिकली जो है ये 16 जनवरी से इन्होंने अपना चार्ज ले लिया है, ठीक है? इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से ये वशिष्ठ जी हैं, जिनको ही जो है वो विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है, ठीक है? अब यहाँ पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट एक कमीशन हो सकता है आपके लिए पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी स्थापना कब की गई? 1964 में की जाती है। ये भारत सरकार के द्वारा रेज़ोल्यूशन लाया गया था, जिसके तहत जो है इसको गठित किया जाता है। लेकिन जो है इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाता है 2003 में। कौन से एक्ट के थ्रू? तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट बनता है 2003 में। उसी के द्वारा जो है इसको स्टैट्यूटरी जो है स्टेटस मिल जाता है। यानी कि ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है, इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला हुआ है एक्ट के थ्रू।
स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कौन-सी होती हैं जिनको किसी एक्ट के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है? ये याद रखना। कंपोज़िशन की बात करते हैं तो ये एक मल्टी मेंबर जो है कमीशन है, यानी कि इसमें जो है कई सारे मेंबर हो सकते हैं। इसमें जो है बेसिकली एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं जो कि चेयरपर्सन के रूप में काम करते हैं। इसके साथ में 2 विजिलेंस कमिश्नर भी होते हैं जो एक मेंबर के रूप में यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है? यानी कि एक चेयरपर्सन और 2 विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है? आगे देखते हैं तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट है, ठीक है? चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग भी होती है इसकी, ठीक है? कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंट इंक्वायरीज विंग भी होती है, ठीक है? तो ये सारा जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं किस-किस चीज़ को ये रखता है। इसके बाद अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, तो बेसिकली जो है इनका अपॉइंटमेंट अभी हमने बात करी प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, ठीक है? अब ये बेसिकली ऐसा बात है कि प्रेसिडेंट जो है किसी को भी जो है अपॉइंट नहीं कर सकती है, ठीक है? ये एक रिकमेंडेशन पे की गई एक पोस्टिंग है। अब इसका रिकमेंडेशन किसके द्वारा आता है? तो इसका रिकमेंडेशन बेसिकली जो है कमेटी के द्वारा आता है, जिसमें जो है 3 लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, 3 लोगों से मिलकर जो है कमेटी बनती है। अब कौन-कौन से वो मेंबर हो गए? तो जिसमें जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, जो कि चेयरपर्सन के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, ठीक है? यानी कि अगर हम करंट सिनेरियो की बात करते हैं, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी, वो थे। उसके साथ-साथ अमित शाह जी थे और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी जो हैं इसमें शामिल थे, ठीक है? इन तीनों ने डिसाइड किया कि कौन जो हैं वो नए विजिलेंस कमिश्नर बन सकते हैं, उन्हीं का नाम यहाँ पर प्रपोज़ किया गया। और उनके टेन्योर की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इनका टेन्योर 4 साल का होता है या फिर 65 साल। दोनों में से जो भी अगर पास में होता है तो वो जो है इसका एक टेन्योर होता है, या तो 4 साल हो गए या फिर आपकी उम्र 65 साल हो गई, ठीक है? तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, तो अगला सवाल है रिसेंटली इन द न्यूज़ बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन ट्रीटी हैज़ एंटर्ड इंटू फोर्स इट इज़ रिलेटेड टू, यानी कि हाल ही में समाचार में जैव विविधता पर राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे संधि किससे संबंधित है? देखो बात ये है कि रिसेंटली क्या हुआ है ना, ये 200 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र होता है ना, उसके ऊपर का जो भी समुद्री क्षेत्र होता है, वहाँ पर हमने ऐसा देखा है कि किस तरीके से वहाँ पर बायोडायवर्सिटी को लॉस होता है, किस तरीके से जो है वो पॉल्यूशन हो रहा है। उसके बाद जो है कोई भी तरीके से कंज़र्वेशन को जो एफर्ट्स को नहीं लगाया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूएन ने एक ट्रीटी लेके आई है जिसका नाम है बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन। अब इसका अर्थ क्या हुआ? तो बेसिकली क्या है ना कि जब 200 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होता है, वो कहीं न कहीं किसी भी देश की सीमा का पार्ट होता है। लेकिन 200 नॉटिकल माइल के बाहर, जहाँ पर जो इंटरनेशनल बाउंड्री जो है काम नहीं करती हैं, वहाँ पर जो है इस तरीके से एक्टिविटी को देखा जाता है। तो बेसिकली बायोडायवर्सिटी को जो है कंज़र्व करने के लिए इस तरीके की ट्रीटी को लाया गया है। तो बेसिकली इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कंज़र्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी इन इंटरनेशनल वाटर्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण को यहाँ बढ़ावा देने के लिए इस तरीके की ट्रीटी को लॉन्च किया गया है। तो ये बेसिकली एक यूनाइटेड नेशन की जो है एक ट्रीटी है और ये बेसिकली क्या करेगी, जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं ना, उनको जो है प्रोटेक्शन की यहाँ पर बात करेगी। वहाँ पे जो बायोडायवर्सिटी है ना, मरीन बायोडायवर्सिटी, उसके प्रोटेक्शन की बात करती है। तो बात ये होती है कि अगर हम सी के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, अगर हम सी बाउंड्री की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है इसको 3 पार्ट में जो है डिवाइड किया जाता है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से जो है सबसे पहले 12 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र आता है, उसको बोला जाता है टेरिटोरियल सी, ठीक है? ये बेसिकली जो है वो किसी भी देश का इसमें पूरे तरीके से अधिकार होता है। उसके बाद जो है 24 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र आता है, इसको बोलते हैं सन्निहित ज़ोन, यानी कि कंटीन्यूअस ज़ोन इसको बोला जाता है, ठीक है? इसमें क्या होता है बेसिकली जो सीमा शुल्क होता है, ठीक है? उसके साथ-साथ में जो भी इमिग्रेशन ड्यू टैक्स होते हैं, ये सारे टैक्स जो है इसमें लगते हैं और जो भी देश होता है इसको वसूलता है, ठीक है? इसके बाद में आता है 200 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होता है, यानी कि लैंड बाउंड्री से जो है 200 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होता है, उसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन्स। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर देश जो है संसाधनों का दोहन कर सकता है, ठीक है? माइनिंग कर सकता है, जो भी चीज़ें यहाँ पर कर सकता है, एक्सप्लोरेशन पूरा कर सकता है यहाँ पे। लेकिन 200 नॉटिकल माइल के जो ऊपर का जो क्षेत्र होता है, उसको बोला जाता है हाई सी, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। सीधे-सीधे डेफिनेशन पूछ लेगा कि हाई सी की क्या डेफिनेशन है, या फिर आपसे कुछ टर्म्स पूछ लेगा, आपको बताना होगा कि इसमें से कौन से टर्म जो है वो हाई सी से रिलेटेड हैं, ठीक है? तो बात यहाँ पर यही है कि जो हाई सीज़ है ना, उसमें जो है एक लीगली बाइंडिंग एक ट्रीटी को लेके आए हैं, ताकि जो है कंज़र्व किया जा सके और सस्टेनेबल जो है एक डेवलपमेंट किया जा सके। किस तरीके से जो मरीन इकोसिस्टम है उसको किसी भी तरीके का कोई हार्म ना पहुँचे, ठीक है? इस जो ट्रीटी है उसका ऑब्जेक्टिव भी यही था कि किस तरीके से इंश्योर करना है कि कंज़र्वेशन हो सके, उसके बाद सस्टेनेबल यूज़ हो सके। फिर जो मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना, उसको बेसिकली जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज़ हो गई जो कि हाई सी से रिलेटेड है। अब हाई सी बेसिकली क्या होता है, जैसा कि हमने बात करी, जो 200 नॉटिकल माइल तक के ऊपर का जो भी जो क्षेत्र होता है, वो होता है हाई सी, ठीक है? 200 नॉटिकल माइल तक तो हमने समझ लिया, लेकिन 200 नॉटिकल माइल के अगर हम ऊपर जाएँगे, वो होता है हाई सी, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। और ये जो हाई सी है ना बेसिकली, ये 2/3 ऑफ द ग्लोबल ओशन को जो है कवर करता है। बहुत एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है डेटा हो गया। और ये बेसिकली जो है अर्थ के सरफेस पर अराउंड जो है वो हाफ ऑफ दी
पार्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? इसीलिए जो है ज़रूरी है कि किस तरीके से इनका कंज़र्वेशन हो सके और इनको जो है किस तरीके से जो है वो बदला जा सके और जिससे कि जो भी बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है मरीन इकोसिस्टम में, उसको थोड़ा-सा यहाँ पर बचाया जा सके, ठीक है? यहाँ पे एक और चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है अनक्लोज़ के बारे में, ठीक है? अब ये बेसिकली क्या है? यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो है 1982 में जो है लाई जाती है। इसमें बेसिकली जो है ये जो तीनों क्लासिफ़िकेशन हमने समझे थे, 12 नॉटिकल माइल वाले, 24 नॉटिकल माइल वाले और 200 नॉटिकल माइल वाले, ये तीनों जो क्लासिफ़िकेशन को इसी के द्वारा लाया गया था। इसकी फुल फॉर्म की बात कर लें, तो इसकी फुल फॉर्म थी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है कि व्हिच ऑर्गनाइजेशन रिलीज़ द रिपोर्ट टाइटल्ड अचीविंग एफिशिएंसीज इन एमएसएमई सेक्टर थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स, यानी कि अचीविंग एफिशिएंसीज इन एमएसएमई सेक्टर थ्रू कन्वर्जेंस स्कीम्स रिपोर्ट किसने जारी की है? एमएसएमई सेक्टर में थोड़ा-सा एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो स्कीम्स चल रही हैं उनको सही तरीके से जो है लागू करने के लिए नीति आयोग ने इस तरीके की एक रिपोर्ट को पब्लिश किया है। इम्पोर्टेंट है, जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में बात करी है, नीति आयोग से संबंधित कोई भी रिपोर्ट हो, कोई भी डेवलपमेंट हो, उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है कि नीति आयोग एग्जामिनर के लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, ठीक है? तो आप जानते हैं कि बेसिकली ये रिपोर्ट कहती क्या है? तो ये बेसिकली जो है, जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है ना, उसको स्ट्रेंथन करने की यहाँ पे बात करते हैं। किस तरीके से जो है उसमें मजबूती आए और जो भी दिक्कतें हमको देखने को मिल रही हैं एमएसएमई सेक्टर में, उसको अच्छे से जो है वो सॉल्व किया जा सके, ठीक है? अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो कन्वर्जेंस है ना, उसकी जो है ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो बेसिकली इस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि जो कन्वर्जेंस है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई सारी स्कीम ऐसी चल रही हैं जो सेम ऑब्जेक्ट को जो है टारगेट कर रही हैं, लेकिन जो अलग-अलग तरीके से चलाई जा रही हैं, ठीक है? इससे क्या हो रहा है कि कई तरीके से जो है वो स्कीम्स को लॉन्च किया जा रहा है, उस पे अलग पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन एफिशिएंसी नहीं आ पा रही है। यहाँ पर एक डेटा भी दिया है कि किस तरीके से 18 एमएसएमई जो स्कीम है ना, वो बेसिकली ओवरलैप कर रही है एक-दूसरे को, जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है। लेकिन वो अलग-अलग तरीके से चल रही हैं। इसी को देखते हुए ये बोला गया कि किस तरीके से डुप्लीकेशन हो रहा है और इनएफिशिएंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए इसके बाद जो है ये यहाँ पर एनहांस एफिशिएंसी की बात की गई है कि किस तरीके से जो है इन सारी योजनाओं को एक तरफ करें, डेटा कलेक्ट करें और एक ऐसी स्कीम लॉन्च करें या एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करें जिनसे कि जो है इनकी एफिशिएंसी बढ़ सके एमएसएमई सेक्टर की, कोई भी तरीके की डुप्लीकेशन ना हो और जितनी भी समस्याएँ हैं ना, हम उनको सारे को जो है टारगेट कर सकें, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब ये कन्वर्जेंस किया कैसे जाएगा ये भी यहाँ पर बता दिया गया है। तो इसमें बेसिकली 2 तरीके के मॉडल को फॉलो किया जाएगा। पहला होगा इन्फॉर्मेशन कन्वर्जेंस, ठीक है? अब ये क्या होगा? ये बेसिकली जो है डेटा पर जो है ये काम करेगा। यानी कि सेंट्रल का डेटा और स्टेट का डेटा मैच किया जाएगा, ज़रूरतों को देखा जाएगा और जो भी प्रॉब्लम होंगी उनको टारगेट किया जाएगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद जो है प्रोसेस कन्वर्जेंस की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। जो भी ओवरलैपिंग स्कीम्स है ना, जो कई तरीके से चल रही हैं लेकिन उनका जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली वो सेम ही है। तो उनकी बेसिकली लिस्टिंग की जाएगी, उनको जो है चैनलाइज़ किया जाएगा और एक तरीके से एक नया ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करें, जिससे कि जो है एमएसएमई सेक्टर को थोड़ा-सा बूस्ट मिले और किसी भी तरीके की इनएफिशिएंसी को जो है हम खत्म कर सकें, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने बात करी कि एमएसएमई सेक्टर की, तो पिछला जो बजट आया था यानी कि जो 2025-26 के लिए जो बजट आया था, उसमें जो है एमएसएमई सेक्टर की जो डेफिनेशन है, उसको पूरी तरीके से बदल के रख दिया गया था। इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और इसके अलावा आपके लिए ये क्यों ज़रूरी है क्योंकि 2025 में जो ईपीएफओ का जो पेपर हुआ है, ठीक है? 30 नवंबर को जो पेपर हुआ था, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि एमएसएमई सेक्टर से आपको डायरेक्टली सवाल देखने को मिला है। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि किस तरीके से उसमें दिखाया गया है कि कौन-कौन से सेक्टर को जो है, वो देखा जाता है एमएसएमई सेक्टर के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है आपसे आगे भी ये सवाल बन जाए, इसलिए आपको ये थोड़ा-सा जानना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो बात ये है कि जो रिवाइज़ डेफिनिशन यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर की बताई गई है, वो ये बताई गई है कि जो माइक्रो सेक्टर होते हैं ना, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 1 करोड़ के आसपास और टर्नओवर उनका 5 करोड़ होना चाहिए, ठीक है? और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ होना चाहिए और टर्नओवर कितना होना चाहिए? 50 करोड़ होना चाहिए। फिर मीडियम सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कितना? 20 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़, ठीक है? इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। किस तरीके से यहाँ पर जो है ईपीएफओ में क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें कौन-कौन से फिर सेक्टर हो गए? इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर यहाँ पर देखा जाता है। ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ये जो न्यू डेफिनिशन है ना, उसको थोड़ा-सा याद कर लेना, ठीक है? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द वुमनिया इनिशिएटिव व्हिच रिसेंटली कंप्लीटेड 7 ईयर्स इज पार्ट ऑफ व्हिच प्लेटफॉर्म, यानी कि वुमनिया पहल जो हाल ही में 7 साल पूरी कर चुकी है, किस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है? बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है। तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है? यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट जो कोई भी सामान खरीदती है, ठीक है? कोई भी ऐसा उसको चीज़ खरीदनी होती है, तो वो इस प्लेटफॉर्म पे जाके बिड लगाती है, ठीक है? फिर कंपनीज़ आती हैं, वो अपनी बिड लगाती हैं, फिर जो जो भी रेट जो डिसाइड होता है, फिर वो गवर्नमेंट के द्वारा सामान खरीद लिया जाता है, ठीक है? तो ये बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर जो है वो सरकारी
सामान की खरीद और बिक्री होती है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपके लिए जानने के लिए एक जानकारी हो गई, ठीक है? अब यहाँ पर समझते हैं कि बेसिकली वुमेन स्कीम है क्या? तो ये बेसिकली 2019 में जो है लॉन्च की जाती है, किसके द्वारा? जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है ना, उसके द्वारा, ठीक है? अब इसमें क्यों ज़रूरी है? तो बात ये है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ठीक है? और जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है ना, उनके जो प्रोडक्ट हैं, उनको कहीं न कहीं तो प्लेटफ़ॉर्म मिले, ताकि जो है वो भी आगे बढ़ सकें, ठीक है? उनकी इकोनॉमी भी बूस्ट हो सके, उनका जो है स्थिति भी सुधर सके, जिससे कि वो कंट्रीब्यूट कर सकें देश की जीडीपी में, देश की इकोनॉमी में, ठीक है? इसीलिए जो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये इंश्योर किया गया कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे एक वुमेनिया जो है वो इनिशिएटिव लाई जाएगी, जिसके थ्रू जो है वो वुमेन एंटरप्रेन्योर और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, वो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मार्केट में आ सकें और अपने प्रोडक्ट को जो है वो शोकेस कर सकें, ठीक है? इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है कि व्हिच कंट्री रिसेंटली विथड्रू फ्रॉम 7 यूएन एजेंसीज सेटिंग एलिजिड बायस, यानी कि हाल ही में 7 यूएन एजेंसियों ने से वापसी किस देश ने की है? तो बात ये हुई कि हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि किस तरीके से अमेरिका जो है वो कई सारे एग्रीमेंट्स जो अपने आप को बाहर कर लिया था। अब क्या हुआ है, अब इज़राइल ने इस तरीके की एक्टिविटी की है, यानी कि इज़राइल ने बोला है कि हम यूएन की एजेंसी से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि यूएन की एजेंसी कहीं न कहीं बायस्ड है। उसका जो नेचर देखने को मिल रहा है वो किसी न किसी कंट्री के प्रति जो है वो बायस देखने को मिला है, इसलिए जो है इन एजेंसियों में जो है रहने का कोई अब सेंस नहीं बनता, तो वो धीरे-धीरे करके जो भी एजेंसीज़ हैं, उनसे निकल रहा है, ठीक है? इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो बेसिकली इज़राइल ने ये बोल दिया गया है कि जो 7 यूएन एजेंसीज़ हैं ना, वो उससे वो निकल जाएगा, ठीक है? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब बेसिकली ये क्यों लिए गए, तो यहाँ पे हमने बात करी कि किस तरीके एलिजेड जो पॉलिटिकल बायस हो गया, ठीक है? ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी हो गई। इसके द्वारा जो है देखा जा रहा है, इज़राइल ने देखा कि इस तरीके से जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो अब सही समय है कि हमको इस एजेंसी से बाहर निकलना है, ठीक है? अब इससे पहले भी जो है वो निकल चुका है कई एजेंसीज़ से, तो वो कौन-सी थी? तो वो थी यूएन वुमेन से वो जा चुका है, ठीक है? इसके बाद जो है ऑफिस ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर चाइल्ड इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? तो इन सारी एजेंसी से जो है पहले ही निकल चुका था, लेकिन अब कौन-कौन सी हुई हैं? तो बेसिकली बात ये है कि अंकटैड जो कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, ठीक है? यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया है, यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन है, यूएन एनर्जी है, ठीक है? ग्लोबल फोरम ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट है, ठीक है? तो इन सारी एजेंसीज़ जो है इज़राइल निकलने की यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि व्हिच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड द मदर टंग एजुकेशन ऑन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन ड्राइव, यानी कि हाल ही में मदर टंग एजुकेशन और चाइल्ड प्रोटेक्शन ड्राइव किस राज्य में शुरू की है? तो बेसिकली बात ये है कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य ने इस तरीके की पहल की है कि किस तरीके से जो है एजुकेशन को प्रमोट किया जाए जो उनकी मातृभाषा में हो, उसके साथ-साथ में जो एक चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेके भी यहाँ पर बात की गई है। समझते हैं इसमें क्या-क्या ज़रूरी हो सकता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने एक इस पहल लॉन्च की है, उसका नाम है आमे पादिबा आमा भासरे, ठीक है? ये बेसिकली जो है ये 5 साल की जो मदर टंग एजुकेशन स्कीम मानी जा रही है, ठीक है? यानी कि ये 5 साल के लिए लॉन्च की गई है, जो कि एजुकेशन को मदर टंग में जो है प्रमोट करेगी। इसके साथ-साथ में जो है एक 100 दिन की कैंपेन भी चलाई गई है, जो कि चाइल्ड मैरिज जो है ना, उसको जो है वो बैन करेगी, उसको जो है वो प्रोटेक्ट करेगी, किस तरीके से चाइल्ड है ना, उसकी चाइल्ड मैरिज ना हो सके। और ये बेसिकली एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जाएगा, जो टीनेज प्रेगनेंसी होती है ना, उसको रोका जा सके और जो टीनेज मदर्स हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है? तो बेसिकली 2 स्कीम है, एक में जो है एजुकेशन को प्रोवाइड करने की बात की गई, जो कि आपकी मातृभाषा में पढ़ाने की बात की गई है। उसके साथ-साथ में जो चाइल्ड मैरिज है ना, उसको रोकने की बात की गई है और जिसमें जो हम देखते हैं कि जो टीनेज प्रेगनेंसी है और जो मदर हैं टीनेज में, उनको सपोर्ट करने की बात की गई है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जिससे कि जो है ये वुमेन एम्पावरमेंट पे और चाइल्ड वेलफेयर पे जो है ये पूरा-पूरा फ़ोकस डाल रही है, ठीक है? अगर आपसे इस तरीके के सवाल आते हैं मेंस पे तो आप इस स्टेट का एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि कौन-कौन सी स्कीम जो है उड़ीसा राज्य ने चलाई हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थोड़ा-सा मदर टंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, ये स्कीम बेसिकली क्या थी जो हमने बात करी, तो ये बेसिकली इसके टारगेट चिल्ड्रन कौन होंगे? ये 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं, उनके मध्य जो है ये चलाई जाएगी और इसमें जो है जो बेसिकली जो एजुकेशन होगी वो आपके मदर टंग में दी जाएगी, जो कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसी के जो है मिशन से अलाइन कर रही है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको लॉन्च किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है कि व्हिच स्टेट रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड दी पेसा एक्ट आफ्टर 25 ईयर्स, यानी कि हाल ही में किस राज्य ने पेसा एक्ट को 25 साल बाद लागू किया है? थोड़ा-सा पेसा एक्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो 1992 को जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है? जो कि पंचायतों से संबंधित था। उसमें ये बोला गया था कि जो 10 स्टेट ऐसे हैं जो शेड्यूल 5 में आते हैं, उसमें जो है वो पंचायतों को अभी लागू नहीं किया जाएगा, उसके लिए जो है बाद में प्रोविज़न बना के इसको लाया जाएगा, ठीक है? यानी कि जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था, उसके जो प्रोविज़न थे, वो शेड्यूल एरियाज़ में नहीं लाए गए थे। लेकिन क्या होता है फिर 1996 में
एक एक्ट पारित होता है जिसको बोला जाता है पेसा, ठीक है? तो वो क्या था? तो पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज़ इसका पूरा नाम था। इसमें बोला गया था जो 10 स्टेट हैं, जो शेड्यूल एरियाज़ हैं, जो शेड्यूल 5 के अंतर्गत आते हैं, उसमें जो है पंचायती राज का एक्सटेंशन किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि झारखंड राज्य जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गया। ये जो है 2000 में जो है वो अलग हुआ था बिहार में, लेकिन अब चल रहा है 2026। तो यहाँ पर टोटल जो है 25 साल लगते हैं झारखंड को पेसा एक्ट को अपने राज्य में लागू करने के लिए, ठीक है? थोड़ा-सा देखते हैं यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। बेसिकली झारखंड ने जो है 25 साल के बाद स्टेटहुड जो उसको मिला था, अब जाके जो है उसने 1996 का जो पेसा एक्ट है उसको अपने राज्य में लागू किया है, ठीक है? इसका बेसिकली क्या मतलब है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है ना, जो 5th शेड्यूल एरियाज़ हैं, उसमें जो है ये इस तरीके से सेल्फ गवर्नेंस को जो है प्रमोट करना, उनकी जो है डेवलपमेंट की बात करना, ठीक है? पेसा एक्ट की बात कर लें, जैसे कि हमने बात करी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज़ एक्ट पेसा 1996 जिसको बोला जाता है। ये बेसिकली 24 दिसंबर 1996 को इनेक्ट किया गया था, जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को जो 5th शेड्यूल एरियाज़ में जो शामिल हैं, उनको जो है वो उनको मजबूती देना इसका काम था। ये बेसिकली ट्राइबल ऑटोनॉमी है ना, उसकी यहाँ पर बात करता है। और ये किससे इंस्पायर्ड था? जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है ना, उससे संबंधित जो है ये पेसा एक्ट है, ठीक है? इसको डिटेल में मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये आपका पॉलिटी का पार्ट है। आपने मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको पढ़ा ही होगा कहीं न कहीं, अगर नहीं भी पढ़ा है, तो आई एम लक्ष्मीकांत में आपको देखने को आराम से मिल जाएगा, जो पॉलिटी की बुक है, आप उसको डिटेल में पढ़ना। अभी बस इतना जानो कि झारखंड ने इस तरीके से जो है, जो पेसा एक्ट को जो है वो लागू किया है, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, पूरी प्लेलिस्ट देख लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।